नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है थिंकर्स बिल्डिंग्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ये अपना कंप्लीट कर लेंगे। और इसे कंप्लीट करने के साथ ही हमारा जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री भी कह सकते हैं, वो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। तो इस वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस वाले चैप्टर में बेसिकली हमने बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी गई है। ठीक है। बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। और बुद्धिज्म में भी स्पेसिफिकली अगर हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखें तो इसमें जो स्तूपा जो मॉन्यूमेंट है जो बुद्धिज्म के टाइम पे बना हुआ था उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते भी हैं। तो बुद्धिज्म का जो ये स्तूपा वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इंट्रो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन दिस चैप्टर वी शैल गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी across 1,000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. We will also see how their ideas were compiled as oral and written texts as well as expressed in architecture and sculptures. These are indicative of the enduring influences these thinkers had on people. While we will be focusing on Buddhism, it is important to remember that this tradition did not develop in isolation. यानी कि उस टाइम पे बस केवल बुद्धिज्म नहीं डेवलप हो रहा था, साथ ही साथ और भी सारे जो रिलीजन्स है वो भी डेवलप हो रहे थे पैरेलली. There were several other traditions, each engaged in debates and dialogues with others. द सोर्सेज दैट, अब ये वाला पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि इसमें सोर्सेज के बारे में बता रखा है. द सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज टू रिकंस्ट्रक्ट दिस एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड बिलीव इंक्लूड बुद्धिज्म, जैन एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. तो ये आपको याद रखना है, बुद्धिज्म, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है. एज वेल एज लार्ज एंड इंप्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल्स रिमेन्स इंक्लूडिंग मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन. उसके बाद जो मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शन के जो रिमेन्स बन जाते रह जाते हैं कई सालों बाद, मतलब टूटे फूटे जो उनका जो भी बचा कुचा रह जाता है, उन्हें पढ़ के भी हम उस टाइम के जो हिस्ट्री है वो उसके बारे में जान सकते हैं. अमंग द बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट ऑफ द टाइम इज द स्तूपा एट सांची. तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स कौन सा है उस टाइम का. तो आपको लिखना होगा क्या, आपको लिखना होगा कि स्तूपा एट सांची जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, विच इज द मेजर फोकस इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बात करेंगे. तो इस बॉक्स के अंदर देखते हैं बेसिकली क्या लिखा है. सांची इन द 19th century. द मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग in the state of Bhopal are at Sanchi Kanakhera, a small village under the brow of a hill some 20 miles northeast of Bhopal, which we visited yesterday. We inspected these stone sculptures and statues of Buddha and an ancient gateway. The ruins appear to be the major great interest of European gentlemen. Major Alexander Cunningham stayed several weeks in this neighborhood and examined these ruins most carefully. He took drawings of the place, deciphered the inscription and bored the shaft down the domes. The result of his investigations were described by him in an English work. So basically जो पूरी पूरा हमारा इंफॉर्मेशन है ये ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ये वाली जो है बुक, ठीक है, इसमें से निकाल के यहाँ पे डाला गया है. ये तो इस बुक के बारे में आपको याद रखना है, ताजुल इकबाल तारीख भोपाल. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आता है हिस्ट्री ऑफ भोपाल. ठीक है. और इसे ट्रांसलेट किसने किया है, अपना जीडी बास्टॉव ने किया है 1876 में. तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो शाहजहां बेगम नवाब ऑफ बंगाल, तो इनके द्वारा ये बताया गया इन्फॉर्मेशन. और ये भी आपको याद रखना है कि शाहजहां बेगम जो है वो हमारी बंगाल की नवाब थी उस टाइम पे. उसका देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. In 19th century, Europeans were very interested in stupa at Sanchi. In fact, the French sought Shah Jahan Begum's permission to take away the eastern gate, which was best preserved, to be displayed in the Museum of France. For a while, some Englishmen also wanted to do the same. But fortunately, both the French and the English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies, and the original remained at the side part of the Bhopal state. तो यहाँ पे बेसिकली यही बता रखा कि कैसे जो हमारा स्तूपा था उससे इतने ज्यादा ये लोग फैसिनेट थे कि जो फ्रेंच थे वो चाह रहे थे कि अपना जो ईस्टर्न गेटवे है वो अपना उखाड़ के ले जाएं अपना फ्रांस में, ताकि वो अपने म्यूजियम के अंदर रखें उसे और अच्छे से डिस्प्ले करें. और ऐसी सेम चाहत इंग्लिशमैन ने भी दिखाई. बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो फ्रेंच और इंग्लिशमैन थे उन्होंने जो स्तूपा की प्लास्टर कॉपी बना के वो ले गए, मतलब एक तरह से प्रोटोटाइप ले गए, बजाय ऐसे कि ओरिजिनल ले जाए. तो ओरिजिनल आज भी वहीं रखा हुआ है. तो इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है. द रूलर्स ऑफ बंगाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम. ठीक है. तो आपको याद रखना कि उसके सक्सेसर कौन है, सुल्तान जहां बेगम. प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट. नो वंडर देन दैट जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहां. शी फंडेड द म्यूजियम that was built there as well as the guest house where he lived and wrote the volumes. She also funded the publications of the volume. तो ये आपको याद रखना है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा स्तूपा की जो बिल्डिंग्स थी और की जो स्टडी थी ये पूरा का पूरा हमारा सुल्तान जहां बेगम ने फंड किया था. ठीक है. इसको पूछ सकता है पेपर में. सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव,
It is in no small measure due to wise decision and to good luck in escaping the eyes of railway contractors, building and those looking to find to carry away the museum of the Europe. One of the most important Buddhism center, the discovery of the Sachi has vastly transformed our understanding of early Buddhism. Today, it stands testimony on the successful restoration and preservation of a key archaeological site by the Archaeological Survey of India. ये देख सकते हो आप, ये हमारा पूरा का पूरा स्तूपा है, जो कि एक तरह से क्या कहते हैं इसे, सेमी सर्कुलर टाइप के शेप में है ना। तो ये है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि द ग्रेट स्तूपा एट सांची, इफ यू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल बाय ट्रेन यू विल सी अ मैजेस्टिक स्तूपा कॉम्प्लेक्स ऑन द टॉप। तो ये आपको याद रखना है दिल्ली टू भोपाल, इसमें कई बार इंटरचेंज कर देगा, दिल्ली टू कहीं और कर देगा। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली टू भोपाल जाओगे आप तब आपको ग्रेट सांची दिखेगा। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है बेसिकली कि अगर आप दिल्ली टू भोपाल जा रहे हो तो आपको एक रास्ते में एक कोई बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट दिखा है हिल टॉप के अंदर, तो वो क्या हो सकता है मॉन्यूमेंट, तो आपको लिखना है स्तूपा हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बना देता है यूपीएससी कई बार। उसके बाद इस पेज पे देखते हैं क्या लिखा है, बट व्हाट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, इस मॉन्यूमेंट के बारे में इतना ज्यादा खास क्या है, व्हाई वाज द माउंट बिल्ड एंड व्हाट डिड इट कंटेन, वो जो ऊपर का पूरा पूरा गुम्बद है वो क्यों बना हुआ है और उसका बेसिकली पर्पस क्या है, व्हाट इज देयर अ स्टोन रेलिंग, व्हाई इज देयर अ स्टोन रेलिंग अराउंड इट, हु बिल्ड द कॉम्प्लेक्स एंड पेड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड, there is a fascinating story that we can uncover at Sanchi for which we must combine information from letters, scripture, architecture, and inscription. Let us begin by exploring the background of the early Buddhism tradition. तो इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धिज्म इस स्तूपा के बारे में बेसिकली इतना खास क्या है जो हम इतना ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो वो हम आगे फाइंड करेंगे कि क्या खास है इनके बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं इस वाले पैराग्राफ में, sacrifices and debates. The mid first millennium BC is often regarded as the turning point in the world history. तो ये आपको याद रखना है, the mid first millennium BC is regarded as the turning point in the world history. क्योंकि ये पूछ सकता है, it saw the emergence, अब ये क्यों है turning point of the world history, because it saw the emergence of thinkers such as Zoroastrian in Iran. तो ये आपको याद रखना है, Zoroastrian हमारे कहाँ पे थे, ईरान में थे। कौनजी इन चाइना, ठीक है, कौनजी हमारे कहाँ पे थे, चाइना। ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस, तो ये काफी फेमस थिंकर्स हैं जो ग्रीस से ताल्लुक रखते हैं, एंड महावीर एंड गौतम बुद्ध अमंग मैनी अदर इन इंडिया। तो ये जो है, ये बेसिकली जितने भी फिलोसफर्स हैं, इसका मैच द फॉलोइंग आपको पूछ सकता है कि ज़रथुस्त्रा जो भी इनका नाम है वो कहाँ से थे, तो वो बेसिकली हमारे ईरान से थे। कौन सी हमारे चाइना से थे। सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल हमारे ग्रीस से थे। महावीर और गौतम बुद्ध हमारे इंडिया से थे, ठीक है। और ये सब, ये पूरा का पूरा घटना चक्र कब का है, ये मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी का है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मिड फर्स्ट मिलेनियम जो है हमारा टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री है, क्योंकि इतने सारे थिंकर्स और फिलोसफर हमारे पास थे। They tried to construct the mysteries of existence and the relationship between human beings and the cosmic order. There was also the time when new kingdoms and cities were developing and social and economic life was changing in variety of ways in the Ganga Valley. These thinkers attempted to understand these development as well. The sacrifice, फिर अगला बढ़ते हैं, the sacrificial tradition. There were several pre-existing traditions of thought, religion, belief and practice, including the early Vedic tradition known as the Rig Veda, compiled between 1500 to 1000 BCE. तो ये आपको याद रखना है कि ऋग वेदा हमारा कब compiled हुआ है, 1500 to 1000 BCE. The Rig Veda consists of hymn in praise of some variety of deities, especially Agni, इंद्र and सोम. तो ये आपसे पूछ सकता है कि ऋग वेदा में बेसिकली हमारे कौन से डीटीज है जिनके बारे में ज्यादा प्रेस किया गया है और ज्यादा हिम्स लिखी गई हैं, यानी कि कविताएं वगैरह लिखी गई हैं। तो बेसिकली हमारे अग्नि, इंद्र और सोम जो है वो इसके आंसर होंगे कि अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में ज्यादा बात करी गई है ऋग्वेद के अंदर। Many of these hymns were chanted when sacrifices were performed, while where people prayed for cattle, sun, good health, long life, etc. At first, sacrifices were performed collectively. Later, around 1000 BC to 500 BC onwards, some were performed by hands of household for the well-being of domestic unit. Most elaborate sacrifices such as the Rajasuya and Ashwamedha were performed by chiefs and kings who depended on ब्राह्मणा priest to conduct the ritual. तो बेसिकली आपको ये लास्ट वाली लाइन याद रखनी है कि जो हमारे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ हैं ये हमारे चीफ्स और किंग्स के द्वारा करे जाते थे, जो कि ब्राह्मण के द्वारा करवाते थे वो, ठीक है। और इसमें बस ये बता रखा कि 1000 BC से लेकर 500 BC के बाद में क्या हो गया कि ये जो कुछ सारे जो ये सैक्रिफाइसेस थे, ये जो हाउस होल्ड यानी घर के जो हेड होते थे, घर के मुखिया, वो भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर गए थे अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक है। तो ये बता रखा है इसके बारे में। उसके बाद ये यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, अ प्रेयर टू अग्नि।
बस इस वाले डब्बे में आपको ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ये इस पे ध्यान देना है। वर्सेस सच एज दीज वर कंपोज्ड इन स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत नोन एज वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वैदिक संस्कृत जो होती थी वो स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत होती थी जो कि हमारा ऋग्वेद के अंदर पाई जाती है। दे वर टॉट ओरली टू मैन बिलोंगिंग टू प्रीस्टिस फैमिली, तो ये ओरली उन्हें सिखाया जाता था, ठीक है, मौखिक तौर पर, लिखित तौर पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये कह रहा है, many ideas found in Upanishad show that people were curious about the meaning of life, possibility of life after death, and rebirth. Was rebirth due to past actions? Such issues were hotly debated. Thinkers were concerned with understanding and expressing the nature of the ultimate reality, and others outside the Vedic traditions asked whether or not there even was a single ultimate reality. People also began speculating on the significance of the sacrificial tradition. तो बेसिकली इसमें ये बताया गया कि कैसे कैसे हमारे जो 6 सेंचुरी बीसी के बाद से हमारे जो लोग हैं वो लाइफ के बारे में सोचने लगे कि और डेथ के बाद हमारी क्या लाइफ होगी, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट होगा, ये सारी जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है ये लोगों के दिमाग में आने लग गए, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी होगा कि पीपल ऑल्सो बिगिन स्पेकुलेटिंग ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, कि जो हमारे सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन जो होते थे वैदिक उसके हिसाब से, जैसे ऋग्वेद में लिख रखा है सैक्रिफाइस वगैरह ये सब, तो इसके बारे में भी लोगों ने एक तरह से स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि ये सही भी है या नहीं है और ये कितना सही है कितना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशन। वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ लाइवली डिस्कशन एंड डिबेट फ्रॉम बुद्धिज्म टेक्स्ट which mention as many as 64 sects और school of thought। तो ये आपको याद रखना है कि 64 sects या फिर school of thoughts के बारे में बात करता है बुद्धिज्म। Teachers traveled from one place to another trying to convince one another as well as lay persons about the validity of the philosophy of the world they understood the world। Debates took place in the कुतरग्रहशाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुतरग्रहशाला का मतलब क्या होता है, लिटरली हट विद पॉइंटेड हूफ और इन ग्रुप्स वेयर ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स halted, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है। If a philosopher succeed in convincing one of his rival, the follower of the latter also become its disciple. So support for many particular side could grow and shrink over time. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में बताया वो ये बताया कि जो शास्त्रार्थ का जो हमारा ट्रेडिशन रहा है भारत में, अगर हिंदी में बोलें, शास्त्रार्थ का जो ट्रेडिशन रहा है कि आप अपनी आइडियोलॉजी लाइए, मैं अपनी आइडियोलॉजी लाऊंगा, फिर हम आपस में शास्त्रार्थ करेंगे, यानी कि तर्क वितर्क करेंगे, फिर लास्ट में जो जीता, ठीक है, जो जीतने वाले वो क्या होता था, इफ अ फिलोसोफर सक्सीड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल, तो क्या होता था कि फॉलोअर्स ऑफ द लेटर आल्सो बिकम हिज डिसाइपल। तो आप तो मेरे डिसाइपल बन ही जाओगे क्योंकि मैंने आपको हरा दिया शास्त्रार्थ में, और जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी मेरे डिसाइपल बन जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि जो थॉट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, या फिर जो आइडियोलॉजीज हैं, वो बेसिकली श्रिंक होते रहते थे और ग्रो होते रहते थे, ठीक है। यहाँ पे ये लिख रखा है, सो सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम। Many of these teachers, including Mahavira and Buddha, questioned the authority of Vedas. They also emphasized individual agencies, suggesting that men and women could strive to attain liberation from the tribals and tribulation of the worldly existence. This was in marked contrast with the Brahmanical position, wherein we have seen an individual's existence was thought to be determined by his birth or her by gender in a specific caste or gender. यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा है, वर्सेस फ्रॉम दी उपनिषद। हियर आर टू वर्सेस फ्रॉम दी छंदोग्य उपनिषद। ये आपको याद रखना है, छंदोग्य उपनिषद क्या है, अ टेक्स्ट कंपोज इन संस्कृत 6th century BCE। ये आपको इतना याद रखना है। The nature of the self of mind within the heart is smaller than paddy or barley or mustard or millet or the kernel of a seed of millet. The self of mind within the heart is greater than the earth, greater than the intermediate spirits, greater than the heaven, greater than those of the world. उसके बाद द ट्रू सैक्रिफाइस के बारे में क्या बोला है, दिस वन द विंड दैट ब्लोज is surely a sacrifice while moving it sanctifies all these therefore it is needed a sacrifice। तो बेसिकली ये जो है दोनों पैराग्राफ, ये एक एग्जाम्प्ट है छंदोग्य उपनिषद से जो कि संस्कृत में लिखा गया था, इतना आपको याद रखना है। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व, तो इसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट कैसे प्रिपेयर होता था, प्रिजर्व करके रखा गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। द बुद्धा और अदर टीचर्स टॉट ऑरली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑरली ही होता था उस टाइम पे, जो वेद होते थे वो भी और ये भी जो आगे जनरेशन में पास होता था। द बुद्धा एंड अदर टीचर्स टॉट ऑरली through discussions and debates. Men and women, perhaps children as well, attended these discourses and discussed what they had heard. None of the Buddha's speeches were written down during his lifetime। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या बुद्धा की स्पीचेस लिखी गई थी, तो अभी फिलहाल तक तो नहीं लिखी गई थी, जब तक वो जिंदा थे तब तक नहीं। आफ्टर इज दैट, जो कि हमारी 5th-4th century BC के अराउंड हुई थी, his teachings were compiled by his disciple and council of elders or senior monks at वैशाली, पाली फॉर वैशाली प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उनके डेथ के बाद, जो कि 5th-4th century BC के बाद हुआ था, तो जितनी भी उनकी टीचिंग्स थी वो उनके जो
बेसिकली डिसाइपल्स थे, उन्होंने कंपाइल करना स्टार्ट किया कहाँ पर बैठकर, वैशाली में बैठकर, जो कि प्रेजेंट डे बिहार के अंदर है। दीज कॉम्प्लिकेशंस वर नोन एज त्रिपिका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। त्रिपिका लिटरली मीनिंग थ्री बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। They were first transmitted orally and then written and classified according to the length as well as subject matter. उसके बाद यहाँ पर द विनायक पेटिका इंक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइंड दी संघा और मोनास्टिकल ऑर्डर, ठीक है। तो विनायक पेटिका हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो बात करती थी, जब आप जो मोनास्ट्री ज्वाइन करता था कोई भी पर्सन, उसके रिलेटेड। तो बुद्धास टीचिंग वर इंक्लूडेड इन दी सूत्र पिटिका, तो सूत्र पिटिका के अंदर हमारी क्या थी, बुद्धा की टीचिंग थी। एंड दी अभिधम्मा पिटिका, अभिधम्मा पिटिका डेल्ट विद दी फिलोसॉफिकल मैटर। तो ये जो है, ये तीन पिटिका जो है, त्रिपिटिका मतलब तीन तरह के टेक्स्ट थे, एक तो विनायक पिटिका, दूसरा हमारा सूत्र पट्टिका, और तीसरा हमारा अभिधम्मा पट्टिका। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी पिटिका किसके बारे में बात करती है। जैसे विनायक पिटिका हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करती है, उसका जो हमारी सूत्र पट्टिका है वो हमारी बुद्धा की टीचिंग के बारे में बात करती है। उसके बाद जो हमारी अभिधम्मा पट्टिका है वो हमारी फिलोसॉफिकल मैटर से रिलेटेड बात करती है। तो ये आपका याद रखना, मैच द फॉलोइंग वगैरह किसी भी चीज में पूछ सकता है। ईच पिटिका कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट, later commentaries were written on these texts by Buddhist scholars. As Buddhism traveled to new regions such as Sri Lanka, other texts such as Deepavamsa, literally the chronicle of the island, and Mahavamsa, the great chronicle. तो ये भी आपको याद रखना है कि Deepavamsa के मतलब the great chronicle of the island, ये श्रीलंका की बात कर रहा है, ठीक है। And Mahavamsa, the great chronicle, were written. Containing regional histories of Buddhism, many of these were continued biographies of Buddha. Some of the oldest texts are in Pali, while later composition are in संस्कृत। तो सबसे ओल्डेस्ट जो है हमारी पाली के अंदर पाई जाती है, संस्कृत मत कर देना, लोगों को लगता है संस्कृत है। When Buddhism spread to East India, pilgrims such as Fa Zhang and Zhang Zhang traveled all the way from China to India in search of the text. तो ये आपको याद रखना है, जो जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं बेसिकली इस पे आपको खास ध्यान देना है। These they took back to their own country where they were translated by scholars. Indian Buddhist teachers also traveled to faraway places carrying texts to disseminate the teaching of Buddha. Buddhist texts were preserved in manuscript for several centuries in monasteries in several different parts of the Asia. Modern translation have been prepared from Sanskrit, Chinese and Tibetan texts. तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है पूरे के इसमें। अब ये जो पूरा का पूरा हमारा बॉक्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इसे मेक श्योर करना कि आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज है बेसिकली बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत। तो इस टाइप की इनकी जो कॉपीज होती थी वो इस टाइप की होती थी, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टली होती थी, है ना, और इस टाइप से लिखी जाती थी। उसके बाद अगले देखते हैं क्या लिखा है, फैटलिस्ट एंड मटीरियलिस्ट। तो इसमें शायद दो आइडियोलॉजीज के बारे में बात करी गई है। Here is an example from the Sutta Pitaka describing a conversation between King Ajanta Setu, the ruler of the Magad, and the Buddha. तो ये आपको याद रखना है, उसमें पूछ सकता है कि कौन सी पिटिका के अंदर अजंता सेतु और रूलर ऑफ जो कि रूलर है हमारे मगध के और बुद्ध के बारे में डिस्कशन है, एक डिस्कोर्स है, तो हमारा सूत्र पिटिका के अंदर है। तो ये वाला जो बॉक्स है हमारा पूरा का पूरा, इसमें आप पढ़ लेना, ये बेसिकली इसमें बुद्ध और मगध के बारे में, जो अजंता सेतु है और बुद्ध है उनके बीच में कन्वर्सेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दो तरह की आइडियोलॉजीज थी, एक तो फैटलिस्ट की थी और एक लोकायुक्त की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, द फर्स्ट टीचर बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द आजीविकास, दे हैव ऑफ्टन बीन डिस्क्राइब्ड एज द फैटलिस्ट। अब फैटलिस्ट कौन होते हैं, दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड, यानी कि सब कुछ पहले से ही तय है, जो भी हमारे लाइफ में होगा ये। तो वो लोग कौन होते थे, फैटलिस्ट होते थे। और दूसरे तरह के लोग कौन होते थे, द सेकंड टीचर बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द लोकायतास, ठीक है, लोकायतास यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज मटेरियलिस्ट, ठीक है, जो मतलब बेसिकली संसार को भोगने वगैरह की चीज में बिलीव करते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बेसिकली लास्ट में जो फैटलिस्ट और लोकायतास है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, मैसेज ऑफ महावीर। तो अब यहाँ से हम महावीर के बारे में पढ़ेंगे। द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैन वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन द नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमाना हु केम टू बी नोन एज महावीरा। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि जो हमारे महावीर थे उनके आने से पहले ही जो जैन की बेसिक फिलोसफी है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट थी, ठीक है, एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, महावीर वाज प्रीसीडेड बाय 23 अदर टीचर्स और तीर्थकरास, ठीक है, तीर्थकरास, लिटरली दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये आपको पूछ सकता है तीर्थकरास हमारा कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीर वाज प्रीसीडेड by 23 other teachers और तीर्थकरास, यानी कि 30 महावीर से पहले भी 23 अलग टीचर रह चुके हैं जो बेसिकली इस जैन फिलोसफी के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। तो ये आपको याद रखना है, इस पे शायद क्वेश्चन भी आ रखा है।
Even stones, rocks, and waters have life. Non-injury to living beings, especially to humans, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट इज सेंट्रल जैन फिलोसफी। तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है कि जो जैन फिलोसफी है वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि हर चीज में प्राण है। इवन स्टोन के अंदर भी प्राण है, रॉक के अंदर भी प्राण है, ठीक है, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी प्राण है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, इंसेक्ट हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल फिलोसफी है जैन की। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, यानी कि जो अहिंसा की हमारी जो प्रिंसिपल है, इज एम्फसाइज्ड विद इन द जैन, ठीक है। तो जैन के अंदर इसके बारे में बढ़ चढ़ के बात करी गई है। एंड इट हैज आल्सो लेफ्ट इट्स मार्क ऑन द इंडियन थिंकिंग एज अ होल। तो भारत के जो इतिहास है उसके ऊपर भी इसने अहिंसक वाले जो थॉट है इसका बहुत ज्यादा एक बड़ा एक मार्क है, क्योंकि आप देख सकते हो जो गांधी जी थे वो भी एक अहिंसा के बेसिकली फॉलोअर थे। जो हमारी आइडियोलॉजी है वो भी हमारी एक अहिंसा वाली है। अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। तो ये आपका रखना है कि जो कर्म है, कर्म प्रधान पे चलता है। जैन का जो प्रिंसिपल है कि जो साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ है वो हमारे कर्म के डिपेंडेंट पे होता है, कर्म पे डिपेंडेंट होता है। एसेक्टिसिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द कर्मा। एसेक्टिसिज्म मतलब संन्यास काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो संन्यास और पेनेंस यानी कि कड़ी तपस्या ही हमारे को अपने कर्म के जो बंधन है उससे मुक्त कर सकती है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी बोलना यहाँ पे बताया गया है। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रेनाउंसिंग द वर्ल्ड, यानी कि त्याग करके अपने पूरे संसार का, सन्यासी की तरह। देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर दी सैल्वेशन। तो मुक्ति के लिए जो मोनेस्टिक कंडीशन है, यानी कि सन्यासी का एक जीवन शैली बहुत ज्यादा जरूरी है मुक्ति के लिए। जैन मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 वोस। तो ये पूछ सकता है आपको, जैन मॉन्क्स एंड नन्स जो हमारे कौन से 5 प्रतिज्ञा लेते हैं, पंच प्रतिज्ञा, ठीक है। तो कौन से होते हैं हमारे? टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, तो सबसे पहले तो हम किसी को मारेंगे नहीं। स्टीलिंग, हम चोरी नहीं करेंगे। एंड लाइंग, यानी कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। टू ऑब्जर्व सिलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एंड टू अब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, और कोई भी प्रॉपर्टी भी नहीं रखेंगे अपने पास, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये 5 जो फोर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये जो हमारे 5 वोज हैं ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहले बोल रखा है कि एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी कि किसी को मारना नहीं है। स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। लाइंग, झूठ नहीं बोलना है। ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एंड टू अब्सटेन फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रॉपर्टी, अपनी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रहनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 5 वोज ऑफ जैनिज्म। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। The word beyond the place. Just as Buddha's teaching were compiled by his followers, the teaching of Mahavira were also recorded by his disciples. These were often in form of stories which could appeal to ordinary people. Here is one excerpt from the Prakrit text known as उत्तराध्याय सुत्तिका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस में बेसिकली हमारे उत्तराध्याय सुत्तिका हमारा प्राकृत लैंग्वेज के अंदर है। डिस्क्राइबिंग हाउ अ क्वीन नेम कमला देवी एंड ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। तो ये आपको पढ़ लेना है। बेसिकली इसमें आपको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि जो हमारा उत्तराध्याय सुत्ता है ये हमारे प्राकृत के अंदर लिखा गया है, और जो कमला देवी है इसके बारे में बात करी गई है। इस वाले पैराग्राफ के अंदर हमारा जैन धर्म के स्प्रेड के बारे में बताया गया है। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। Like the Buddhists, Jain scholars produce a wealth of literature in a variety of languages, Prakrit, Sanskrit, and Tamil. For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in libraries attached to temples. Some of the earliest stone sculptures associated with religious traditions were produced by devotees of the Jain Tirthakaras and have been recovered from several sites through the subcontinent. अब यहाँ पे अगेन हम बुद्धिज्म टेक्स्ट के बारे में आ जाएंगे, ठीक है। जैन के बारे में पढ़ लिया, दोबारा बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचिंग ऑफ द टाइम वाज ऑफ बुद्धा। तो बुद्ध की जो टीचिंग थी, लेकिन जो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो आप देख सकते हो कि हमारा जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें हमारा पूरा जापान है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, ये सारी जगह भी है। और जो हमारा फिर ये अपना ईस्टर्न साइड में जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो हमारा चाइना है, वहां पे भी हमारा पूरा जो बुद्धिज्म का वो है, रिलीजन है, आज के टाइम में भी कितना ज्यादा प्रेवलेंट है। तो बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा तेजी से फैली कंपेयर टू जैन। ओवर द सेंचुरीज हिज मैसेज स्प्रेड across the subcontinent and beyond through Central Asia to China, Korea, Japan, and through Sri Lanka, across the Sea of Myanmar, Thailand, and Indonesia. How do we know about the Buddha's teachings? These have been reconstructed by carefully editing, translating, and analyzing the Buddha's text mentioned earlier. Historians have also tried to reconstruct details about his life from hagiographies. अब hagiographies क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। यहाँ पे लिखा है hagiography क्या होता है। Hagiography is a biography of a saint or a religious leader. Hagiographies often praise the saint's achievement and may not always be literally accurate. These are important because they tell us about the belief of the followers of that particular tradition. तो इसमें hagiography हमारा बेसिकली आपका
बायोग्राफी होती है जो कि हमारे सेंट्स और रिलीजियस लीडर की होती है। उसका यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन डाउन एट लीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व मेमोरीज ऑफ द ग्रेट टीचर। अकॉर्डिंग टू दीज ट्रेडिशंस सिद्धार्थ एज द बुद्धा वाज नेम्ड एट बर्थ। तो बुद्ध का जो पहला नाम था वो सिद्धार्थ था। बुद्ध तो बाद में बने जब उन्होंने संन्यास वगैरह ले लिया। तो सिद्धार्थ जो थे बेसिकली वो सन ऑफ चीफ थे, सन ऑफ अ चीफ ऑफ सक्या क्लैन। तो जो सक्या क्लैन के जो चीफ थे उसके ये बेटे थे, ठीक है, यानी कि एक तरह से एक राजा वाली फैमिली से ये बिलोंग करते थे हमारे सिद्धार्थ। He had a sheltered upbringing within a palace insulated from harsh realities of life. One day he persuaded his charioteer to take him into the city. His first journey into the world outside was traumatic. He was deeply anguished when he saw an old man, a sick man, and a corpse. He realized in that moment that the decay and destruction of human body was inevitable. He also saw a homeless mendicant. Mendicant मतलब kind of beggar, ठीक है, भिखारी, who it seemed to him had come to terms with the old age, disease, and death and found peace. Siddharth decided that he too will adopt the same path. Soon after he left the palace and set out in search of his truth, Siddharth explored several paths, including bodily mortification, which led him to the situation of near death. Abandoning these extreme methods, he meditated for several days and finally attained enlightenment. After this, he came to be known as the Buddha or the Enlightened One. For the rest of his life, he taught धम्मा और द पाथ ऑफ द राइटियस लिविंग। तो बेसिकली इसमें बुद्धा के बारे में हमारे बता रखा कि कैसे वो जो बुद्धा थे बेसिकली उनका पहला नाम सिद्धार्थ था, और जो सिद्धार्थ थे वो बेसिकली हमारे जो सक्या क्लैन के जो चीफ थे उनके बेटे थे। तो जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई तो वो बेसिकली पैलेस के अंदर ही पले बड़े रहते थे और उन्होंने बाहर की दुनिया ज्यादा देखी नहीं होती थी, ठीक है, आइसोलेटेड रहते थे वो। बट वो वन फाइन डे अपने जो सारथी होता है उसे बोलते हैं कि नहीं तुम मुझे अपने सिटी का दौरा कराओ। तो जब वो सिटी का दौरा कराते हैं तो वहाँ पे मतलब फिर वो जब अपना सिटी के चारों तरफ देखते हैं कि कैसे एक ओल्ड मैन को देखते हैं वहाँ पे, ठीक है, एक सिक मैन को देखते हैं, पूरे बीमार आदमी को देखते हैं, ठीक है, और एक कॉर्प्स यानी कि एक लाश देखते हैं। तो ये सारी चीजों को देख के फिर वो एक बेगर को भी देखते हैं, बिल्कुल जो होमलेस हुआ होता है, ठीक है, बिल्कुल की चमड़ियाँ झूल रही होती हैं। तो इन सारी चीजों को देख के उन्हें फिर एक चीज रियलाइज होती है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो डिस्ट्रक्शन या फिर डेथ है वो हमारी इनएविटेबल है, यानी कि उसे कोई रोक नहीं सकता, वो सर्टेन है। तो इन सब चीजों को देखते हैं फिर उन्हें एक बेसिकली ये रियलाइज होता है कि मैं भी अपना जो है इन सब जो बॉडी जो मटेरियलिस्टिक चीजें उससे हटके अपना वो अपना एक नया पाथ खोजने चले जाते हैं। बेसिकली वो संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कई सारे फिर अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं सत्य को जानने के लिए। जैसे वन ऑफ द फेमस टेक्निक है अपना बॉडीली मॉडिफिकेशन, यानी कि खाना वाना सब छोड़ के बिल्कुल मतलब मेडिटेट करना काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें क्या हो गया, जब उन्होंने खाना वाना भी छोड़ दिया तो बेसिकली वो बिल्कुल ही नियर डेथ सिचुएशन पे आ गए थे, ठीक है। तो फिर इन एक्सट्रीम मेथड को अपना के वो फिर मेडिटेट वगैरह करते हैं और फाइनली वो एनलाइटमेंट अपना अचीव करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो एनलाइटमेंट अचीव करते हैं तो फिर वो अपना बुद्धा कहलाते हैं, ठीक है, एनलाइटमेंट अचीव करने के बाद में। और उसके बाद फिर अपनी पूरी जीवन धम्मा और जो राइटियस पाथ है उसके बारे में पढ़ाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा इस डब्बे के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बात करी गई है। The Buddha's teaching has been reconstructed from the stories found mainly in the Sutta Pitaka, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। Although some stories describe his miraculous power, others suggest that Buddha tried to convince people through reasons and persuasion rather than displaying a supernatural power. For instance, when a grief-stricken woman whose child has died came to Buddha, he gently convinced her about the inevitability of death rather than bringing her son back to life. These stories were narrated in language spoken by ordinary people so that these could be understood easily. According to Buddhist philosophy, the world is transient, ठीक है, यानी कि अनिक्का। तो ये आपको याद रखना है जो ब्रैकेट में लिखा है। तो द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट यानी कि अनिक्का एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है, जो वो हमारी दुनिया है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी। ये आपको इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो सोललेस यानी कि अनत्ता, एंड देयर इज नथिंग परमानेंट और एक्सटर्नल टू इट। विद इन द ट्रांजिएंट वर्ल्ड सॉरो यानी कि दुख इज एन इंट्रिंसिक और दुख इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि ये दुख ऐसी चीज है जो हमेशा ह्यूमन एग्जिस्टेंस में रहेगी, उनके साथ ही रहेगी। इट इज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ indulgence that human being can rise above those worldly troubles. In the earliest forms of Buddhism, whether or not God existed was irrelevant. तो बेसिकली इसमें यही बताया गया कि ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि हमारा जो बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकाउंट से जो हमारी दुनिया है वो हमारी ट्रांजिएंट है और जो कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है। साथ ही साथ यही बताया कि सोललेस है जिसे हम अनत्ता बोलते हैं बुद्धिज्म लैंग्वेज में। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो हमारी जो पूरा वर्ल्ड है हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो हमारा सॉरो यानी कि दुख का है, वो पूरा दुख की लाइफ है हमारी।
और केवल हम अपनी जो पेनेंस यानी कि जो तपस्या है, ठीक है, और सेल्फ पेनेंस करके, मेडिटेशन करके ही हम अपना ये जो वर्ल्डली हमारे ट्रबल्स हैं इनसे ऊपर उठ के अपना फाइनली हम एनलाइटमेंट पा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। आपको ये लास्ट वाली लाइन याद रखनी है। बेसिकली इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वाज इररिलेवेंट। तो बेसिकली अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में हम गॉड के बारे में ज्यादा बात करते नहीं है कि ईश्वर होता है या नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजें इररिलेवेंट थी। उसके बाद इस वाले डब्बे में देखते हैं क्या लिखा है। बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस, दिस इज एन एग्जाम फ्रॉम द सुत्त पट्टिका which contains the advice given by Buddha to a wealthy householder named सिंगला। तो इसमें बुद्धा और जो सिंगला हैं एक हाउस होल्डर, उनके बीच की कन्वर्सेशन है जो कि हमारी सुत्त पट्टिका के अंदर है। तो बेसिकली आपको ये ज्यादा याद रखना है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इन 5 ways शुड अ मास्टर लुक आफ्टर हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज। तो 5 तरीके बताएं जिसमें एक मास्टर को अपने सर्वेंट्स या फिर एम्प्लॉयज को देखभाल करनी चाहिए। सबसे पहले बाय असिस्टिंग देम इन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, कि मतलब उन्हें वही वर्क अलॉट किया जाए जो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग हो। बाय सप्लाइंग देम फूड एंड वेजेस, उनको तनख्वाह दी जाए, उनको खाना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा बाय टेंडिंग देम इन सिकनेस, अगर वो बीमार हो गए हैं तो उनकी देखभाल करें। बाय शेयरिंग डेलिकेसीज विद देम एंड बाय ग्रांटिंग लीव एट टाइम्स। तो ये जो 5 तरीके हैं ये इन्होंने बताए हैं जो बुद्ध हैं बेसिकली उन्होंने अपने एक मास्टर को कैसे देखभाल करनी चाहिए अपने एक सर्वेंट का, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 5 तरीके बताए हैं जो कि क्लैंसमैन को फॉलो करने चाहिए, यानी कि जो आम नागरिक होता है बेसिकली उसे फॉलो करने चाहिए जब उनके घर पे कोई भिक्षुक आए या फिर कोई ब्राह्मण आए या फिर कोई सामंताज आए, तो उन्हें क्या करना चाहिए। इन 5 ways शुड द क्लैंसमैन लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ सामंताज। 5 तरीकों के से उन्हें देखना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, बाय अफेक्शन इन एक्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो मतलब जो भी कोई प्यार कोई आपके दरवाजे पे आए तो आपको उसे प्यार से एड्रेस करना चाहिए और रिस्पेक्ट से एड्रेस करना चाहिए। बाय कीपिंग हाउस ओपन टू देम, ठीक है। जब भी कोई आए तो उसके लिए हमेशा घर खुला रखें, मतलब उन्हें हमेशा वेलकम करें। एंड सप्लाइंग देयर वर्ल्डली नीड्स, और उन्हें जो भी दान दक्षिणा है या फिर खाना पीना है जो भी उन्हें दें। तो ये बेसिकली कुछ कोड्स हैं जो भी ये कि हमारे सुत्त पट्टिका के अंदर लिखे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। देयर आर सिमिलर इंस्ट्रक्शन टू संगला अबाउट हाउ टू बिहेव विद हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड वाइफ। तो बेसिकली इसमें इतना ही है। The Buddha regarded the social world as the creation of human rather than divine origin। तो बुद्धा ये नहीं मानते थे कि जो हमारा सोशल वर्ल्ड है, यानी कि जो हायरार्किकल सिस्टम है, जो कास्ट है, ये सारी चीजें हमारी बेसिकली ये ह्यूमन मेड चीजें हैं, ठीक है। जो हमारा कास्ट हो गया और जो रिलीजन हो गया, ये सारी चीजें, और इसमें कोई सा भी डिवाइन चीज नहीं है, यानी कि कोई दैविक चीज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है, therefore he advises kings and Gahapatis to be humane and ethical and individual efforts was expected to transform social relations। The Buddha emphasized individual agency and righteous action as the means to escape from the cycle of rebirth and attain self-realization and निभाना, ठीक है। तो बुद्धिज्म में हम क्या अटेन करते हैं, निभाना करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ ईगो एंड डिजायर and thus end the cycle of suffering for those who renounce the world। According to Buddhist tradition, his last words to the follower were, "Be lamps upon yourself and all ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन", कि अपनी मुक्ति का तुम खुद स्वयं द्वार खोलो, ठीक है, और अपने आप पे काम करो। ये बुद्धा के आखिरी वर्ड थे, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। यहाँ पे बुद्धा के फॉलोअर के बारे में बात करी गई है। सून देयर ग्रू अ बॉडी ऑफ डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा एंड ही फाउंडेड अ संघा, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉन्क who too became the teacher of the धम्मा। तो ये आपको याद रखना है कि संघा बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क है जो कि बाद में धम्मा की टीचर बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि धम्मा पढ़ाते हैं। these monks lived simply, possessing only essential requisites for survival such as a bowl to receive a food once a day from the laity। as they lived on alms they were known as bhikkhus। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया कि हमारा जो बेसिकली मॉन्क्स थे वो कैसे रहते थे संघा के अंदर, कि बस उन्हें केवल जो रेक्विजिट है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस जिन्हें खाने के लिए, वो अपने पास रखते थे, जैसे जिसमें से एक बोल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, और जो भिक्षा में मिल जाता था उससे अपना पेट पालते थे, और केवल एक ही बार वो फूड अपना रिसीव करते थे। इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इनटू द संघा। तो ये आपको याद रखना कि इनिशियली केवल मेन ही अलाउड होते थे संघ के अंदर, वुमेन बाद में आती थी। वुमेन का मतलब जो परमिशन है वो बाद में मिली। According to the Buddhist texts, this was made possible through the medication of Ananda। तो अनंदा जो थे उन्होंने बुद्ध को बोला कि मतलब बुद्ध को परसुएट किया बेसिकली कि वुमेन को भी अलाउ करना चाहिए। On the Buddha's dearest disciple who persuaded him to allow women to the संघा। तो ये आपको याद रखना है कि अनंदा ये जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बुद्ध को मतलब पिच किया था कि आपको वुमेन को भी अलाउ करना चाहिए। द बुद्धास फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी। तो ये आपको याद रखना है, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में कई बार पूछ रखा है। द बुद्धास फोस्टर वुमेन महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ
भिक्खुनी। तो ये भी आपको याद रखना है बेसिकली कितना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बुद्धा की जो फोस्टर मदर थी वो सबसे पहली भिक्खुनी बनी है उस संघ के अंदर। मैनी वुमेन हु एंटर्ड द संघ बिकेम टीचर्स ऑफ द धम्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज और रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर पूछ भी रखा है कि थेरीज बेसिकली हमारी कौन होती थी। तो थेरीज हमारी रिस्पेक्टेड वुमेन होती थी जिन्होंने लिबरेशन अटेंड कर लिया होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। The Buddha's followers came from many social groups. These included kings, wealthy men and gahapatis, and also number of folk, workers, slaves and craftsmen. तो मतलब अलग अलग उससे आते थे लोग, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। कोई स्लेव होता था, कोई वर्कर होता था, कोई राजा होता था, कोई वेल्दी मैन होता था, ठीक है। once within the संघा all were regarded as equal। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात थी बुद्धिज्म संघ की कि चाहे कोई स्लेव था अपने पहले मतलब बैकग्राउंड में या फिर कोई राजा था, एक बार अगर उसने संन्यास ले लिया और संघ के अंदर आ गया तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। Having shed their earlier social identities on becoming bhikkhus and bhikkhunis। तो जैसे ही वो अपने उसके अंदर आए, संघ के अंदर आए, तो उनकी जो पहले की सोशल आइडेंटिटी थी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपना उन्हें पीछे छोड़ देना था। The internal functioning of the Sangha was based on the tradition of Gana and Sangha, okay, where consensus was arrived at through discussion। ठीक है, तो डिस्कशन वगैरह प्रॉपर होता था यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग जो कंसेंसस यानी कि जो एक समान राय जो बनती थी डिस्कशन के दौरान, उस पर फिर काम किया जाता था। इफ दैट फेल्ड डिसीजन वर टेकन बाय द वोट ऑन द सब्जेक्ट। और अगर वो समान राय नहीं बन पा रही, ठीक है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो अपना वोट लिया जाता था, ठीक है। तो इतना डेमोक्रेटिक ये प्रोसीजर था अपना संघ के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। द थेरी कथा, दिस यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुत्त पट्टिका इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय द भिक्खुनीज। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि जो थेरी कथा है हमारा, ये सुत्त पट्टिका से लिखा गया है, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और किसने कंपोज किया है? भिक्खुनीज ने कंपोज किया, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू वुमेन सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। पुन्ना, a Dasi slave woman went to the river each morning to fetch water from this master's household. There she would see daily a Brahmana performing bathing rituals. On one morning she spoke to him. The following are verses composed by Punna, recording their conversation with the Brahmana। तो ये बेसिकली एक कन्वर्सेशन है जो कि पुन्ना, जो कि एक दासी या फिर स्लेव वुमेन है, उसकी और एक ब्राह्मण की, जो कि रोज नदी के किनारे स्नान करता था। तो ये आपको पढ़ लेना है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है जो मैंने आपको ऊपर हाईलाइट कर रखा है। इसको यहाँ पे देखते हैं, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली रूल्स के बारे में बताया गया है कि मॉन्क्स और जो नन्स थे उनका क्या रोल था संगम में रहने के दौरान। दीज आर सम ऑफ द रूल्स लेड डाउन इन दी विनायक पिट्टिका, ओके। तो विनायक पिट्टिका के अंदर रूल्स हमारे ले डाउन करे गए हैं, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में त्रिपिटिका, यानी कि 3 जो पिट्टिका है उसमें विनायक पिट्टिका है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है। व्हेन अ न्यू फेल्ट यानी कि ब्लैंकेट या फिर रग हैज बीन मेड बाय अ भिक्खु, इट इज टू बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 6 years। आफ्टर लेस देन 6 years he should have another new felt या फिर blanket or rug made regardless of whether or not he has disposed the first। Then unless he has been authorized by the bhikkhu is to be forfeited and confessed। यहाँ पे बेसिकली क्या बताया इन्होंने कि जब भी कोई भिक्खु होता था, यानी कि जो भिखारी होता था, हमारे सन्यासी बेसिकली आप कह सकते हो, जो अपने संघा के अंदर होता था, तो उनके लिए एक रूल था कि जब भी उनके पास कोई ब्लैंकेट होती थी या फिर जो भी उनका ब्लैंकेट या फिर रग होता था, वो उन्हें कम से कम 6 साल तक रखना पड़ता था अपने साथ, ठीक है। और 6 साल से रखने के बाद ही जब वो उनका 6 साल कंप्लीट हो जाता था उस ब्लैंकेट को, तब जाके वो अपना उस ब्लैंकेट को डिस्पोज कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट ही हैज डिस्पोज द फर्स्ट वन, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जब एक ब्लैंकेट को 6 साल कंप्लीट हो गया तब जाके वो दूसरा ब्लैंकेट लेते थे, और उससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो पहले वाले ब्लैंकेट को डिस्पोज करें या ना करें, ठीक है। तो ये आपको ये जो रिगार्डलेस वर्ड है इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अनलेस ही हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द भिक्खुनीज इट इज टू बी फॉरफिटेड एंड कन्फेस्ड। उसका यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। इन केस अ भिक्खु अराइविंग एट अ फैमिली रेजिडेंस इज प्रेजेंटेड विद केक्स और कुक्ड ग्रेन मील, he may accept 2 or 3 bowlfuls if he desires so। If he should accept more than that, it is to be confessed। Having accepted the 2 or 3 bowlfuls and having taken them from there, he is to share them among the bhikkhus। This is the proper course here। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया कि कोई भी अगर भिक्खु किसी फैमिली रेजिडेंस में जाता है जहाँ पे कुक्ड ग्रेन मील और केक वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो वो केवल 2 या फिर 3 बाउलफुल ले सकता था, ठीक है, अगर उसे लेने की इच्छा हो रही है। तो अगर उससे ज्यादा वो ले रहा है तो उसे अपने संघ में जाके कन्फेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसमें लिखा है। और जब वो 2 या 3 बाउलफुल लेके आएंगे, तो वो जब अपने संघ के अंदर लेके आएंगे तो जितने भी और बाकी भिक्खु हैं उनके साथ उन्हें शेयर करना होता था। तो ये प्रॉपर रूल था, इसके बारे में विनायक पिट्टिका के अंदर लिखा गया है। तो ये वाली चीजें जो है आपको ये ध्यान रखनी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। Buddhism grew rapidly during the lifetime of Buddha and after his death, as it appealed to many people dissatisfied with existing religious practices and confused by rapid social changes taking place around them।
The importance attached to conduct and values rather than claims of superiority based on birth. The emphasis placed on the metta, that is the fellow feeling, and karuna, that is compassion, especially for those who were younger and weaker than oneself, were the ideas that drew men and women to the Buddhist teaching. तो बेसिकली इसमें ये बता रखा है कि बुद्धिज्म हमारा क्यों ज्यादा पॉपुलर होने लग गया, क्योंकि कि जो लोग थे बेसिकली वो बाकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उससे काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या था, बुद्धिज्म जो बाकी सारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर जो सोशल चेंज था, जिसमें बेसिकली हमारा सुपियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ था, कि भाई अगर कोई ब्राह्मण पैदा होगा तो वो हमेशा सुपीरियर रहेगा, फिर कोई शूद्र पैदा होगा तो हमेशा इन्फीरियर रहेगा। ये सारी चीजें बुद्धिज्म के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। टोटल हमारा कर्म प्रधान पे वो चलता है। तो ये वाली चीजें जो थी, इन लोगों ने इन सारी चीजों ने मैन और वुमेन को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया बुद्धिस्ट टीचिंग के लिए। अब अपना आ जाते हैं स्तूपा पे, जो कि अपना मेन कंसर्न है, ठीक है। We have seen that Buddhist ideas and practices emerge out of a process of dialogue with other traditions, including those of Brahmanas, Jainas, and several other. Not all whose ideas and practices were preserved in text. Some of these interaction can be seen in the way in which sacred places came to be identified. From earliest time, people tended to regard certain places as sacred. These included sites with special trees or unique rocks, or sites of awful natural beauty. These sites with small shrines attached to them were often described as chaityas. तो chaityas क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, chaityas may also have been derived from the word chaita, that is meaning funeral pyre, and by existing extension of funeral mound. Buddhist literature mentions several chaityas. It also describes places associated with the Buddha's life, where he was born. तो यहाँ पे आपको थोड़ा ये इस चीज पे ध्यान रखना है, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें बुद्धा के लाइफ के बारे में बता रखा है। सो वेयर बुद्धा वाज बोर्न, ही वाज बोर्न इन लुम्बिनी, ठीक है। और जहाँ पे एनलाइटमेंट अटेंड किया वो हमारा कौन सी जगह थी, बोध गया थी। और जहाँ पे उन्होंने पहला अपना सम्मान दिया, यानी कि पहला अपना स्पीच दी बेसिकली, वो सारनाथ थी, ठीक है। एंड वेयर ही अटेंड निबाना, वो हमारा कुशीनगर था। तो ये जो प्लेसेस हैं आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें मैच द फॉलोइंग या फिर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एज सेक्रेड। We know that about 200 years after the time of Buddha, Ashoka erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited the place. तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं why were stupas built। अब स्तूपा यहाँ पे बनाया क्यों गया, उसका पर्पस क्या था, उसके बारे में डिस्कशन है। There were other places too that were regarded as sacred. This was because relics of Buddha such as his bodily remains or object used by him were buried there. These mounds were known as stupas. तो stupas में बेसिकली क्या था हमारे, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि जो बुद्धा के मरने के बाद उनका देहांत के बाद जो उनके बॉडीली रिमेन्स बचे और जो उनके ऑब्जेक्ट्स बचे जो वो बुद्धा यूज करते थे, तो हर स्तूपा के पास जो जमीन होती थी वहां पे उन्हें दफनाया जाता था, ठीक है, और उस पर एक स्तूपा बनाया जाता था। तो ये इसलिए एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जगह हो गई स्तूपा, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा रेलेवेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसने यही बताया, दिस वॉज बिकॉज रिलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज हिज बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय हिम were buried there, ठीक है। these were mounds known as stupas, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा पर्पस था स्तूपा का। the tradition of erecting stupa may have been pre-Buddhist, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि जो स्तूपा का ट्रेडिशन है वो बुद्ध, ऐसा नहीं है बुद्ध के बाद है, ये प्री बुद्धिस्ट टाइम से भी बनते हुए आ रहे हैं स्तूपा। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, बट जैसे जैसे अपना बुद्धिज्म बढ़ा तो अब लोग स्तूपा जब भी देखते हैं तो बुद्धिज्म से ही एसोसिएट करते हैं उसे, स्तूपास को। Since they had contained relics regarded as sacred, the entire stupa came to be venerated as a emblem of both Buddha and Buddhism. तो क्योंकि वहाँ पे रिलिक्स थे बेसिकली हमारे हर स्तूपा पे जो कि बरी हुए रहते थे, तो इसलिए वो एक सैक्रेड चीज मानी जाने लगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज द अशोका वंदना, तो ये आपको याद रखना है। तो अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धास रिलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन स्तूपास ओवर देम। तो ये आपको याद रखना है, लाइन पूरी की पूरी। By the 2nd century BC, a number of stupas, including those at Barhut, Sanchi and Sarnath, had been built. ठीक है। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्तूपा से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बात करेगा ये स्तूपा बनाए कैसे जाते थे बेसिकली, हाउ वर स्तूपास बिल्ट। Inscription found on the railings and pillars of the stupas record donation made for buildings and decorating them. तो ये आपको अब ये पूरा का पूरा ना, ये जितना भी पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसने क्या बताया कि रेलिंग्स और पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन होता था वो इंस्क्रिप्शन अपना क्या डिनोट करता था कि जिन जिन लोगों ने डोनेशन करी है उस बिल्डिंग को बनाने में और डेकोरेट करने में, तो वो उस चीज को डिनोट करता था जो इंस्क्रिप्शन था हमारा, ठीक है। उसके बाद सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स सच एज सतवाहनास, तो ये भी आपको याद रखना है कि सतवाहना लोगों ने भी डोनेशन दिए।
Others were made by guilds such as those of ivory workers who financed part of one of the gateways of सांची। तो जो हमारे ivory workers थे उन लोगों ने जो गेटवे है सांची का वन ऑफ द गेटवे हमारा फाइनेंस किया था ivory workers ने। Hundreds of donations were made by women and men who mentioned their names, sometimes adding their names of place from which they came from as well as their occupations and name of their relatives। तो जब वो नाम लिखते थे कई बार अपना ऑक्यूपेशन भी लिख देते थे, कहाँ से आए वो भी लिख देते थे और अपने रिलेटिव्स के नाम भी लिख देते थे उस अपने रेलिंग और पिलर पे, क्योंकि उन लोगों ने डोनेशन दी होती थी। ठीक है, भिक्खूज एंड भिक्खुनीज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑन मॉन्यूमेंट्स। तो ये आपसे पूछ सकता है, ये जो जैसे इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, ऑल्सो, नॉट ओनली, बिकॉज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ऑल्सो लगाते हैं यहाँ पे, इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है कि भाई भिक्खू और भिक्खुनीज ने भी जो स्तूपा की जो बिल्डिंग थी उसमें डोनेट किया है उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा के बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। द स्तूपा अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप। तो ये आपको याद रखना है कि स्तूपा का मतलब क्या, हमारा संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप। originated a simple semicircular mound of earth later called अंडा। तो बेसिकली इसे अंडा कहते हैं, जो क्योंकि आप देख सकते हो ये सेमी सर्कुलर है, देख रहे हो है ना, ये पूरा का पूरा हमारा सेमी सर्कुलर है। तो इसे जो पूरा का पूरा है ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम अंडा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है, gradually it evolved into a more complex structure balancing round and square shapes. Above the अंडा was a हर्मिका। ठीक है, हर्मिका a balcony like structure that represented the abode of God। तो ये आपको सब याद रखना है कि हर्मिका बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता था, इट रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ गॉड, कि यहाँ से भगवान आएंगे। ठीक है, और हर्मिका हमारा क्या था, ये देख सकते हो आप, जैसे ये बेसिकली एक सेकंड में इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ। तो ये जो आप बालकनी जैसा चीज देख रहे हो स्ट्रक्चर में, ये हमारा हर्मिका होता था, जो कि रिप्रेजेंट करता था अबोर्ड ऑफ गॉड्स को। ठीक है, कि भाई भगवान वगैरह यहीं से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है, हर्मिका के बाद अराइजिंग फ्रॉम दी हर्मिका वाज अ मास्ट कॉल्ड दी यष्टि ऑफ्टन सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला। तो बेसिकली ये भी आपको याद रखना है कि यष्टि हमारी क्या थी। अब यष्टि बेसिकली हमारी क्या थी, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो यष्टि की इसने बात करी गई है, वो यष्टि बेसिकली अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप ऊपर देख सकते हो ना, ये अम्ब्रेला जो है वो बेसिकली हमारा यष्टि है, जिसमें हमारा ये, जिसके ऊपर हमारी ये छतरी जैसी या फिर अम्ब्रेला जैसी चीज है। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज द मास्ट कॉल्ड यष्टि ऑफ्टन सरमाउंटेड बाय द छतरी और अम्ब्रेला। तो ये इस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अराउंड द माउंड वाज अ रेलिंग सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। जो रेलिंग थी बेसिकली वो हमारी क्या डिनोट करती थी, कि जो हमारा सेक्रेड स्पेस है उसे सेक्युलर वर्ड से अपना वो सेपरेट करती थी। The early stupas at Sanchi and Barhut were plain except for those of the stone railings which resembled a bamboo or wooden fence, and the gateway which were richly crafted and installed at a 4 cardinal points. Worshippers entered through the eastern gateways। तो ये आपको याद रखना है, इस पे पूछ रखा है क्वेश्चन कि वर्शिपर हमारे कौन से गेट से, श्रद्धालु जो हमारे बेसिकली कौन से गेट से एंटर होते थे, ईस्टर्न गेटवे से। ठीक है, एंड वॉक्ड अराउंड द माउंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कीपिंग द माउंड ऑन द राइट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, imitating the sun's course through sky. Later the mound of the stupa came to be elaborately carved with niches and sculptures at Amravati and शाहजी धेरा एट पेशावर। शाहजी धेरा एट पेशावर। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। एक चीज मैं बताने यहाँ पे भूल गया कि इन सब चीजों के अलावा जो हमारी, आपको इस वाली लाइन पे ज्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या रखा है। The early stupas at Sanchi and Barhut were plain except for the stone railings which resembled a bamboo or wooden fence or the gateway। तो बेसिकली इसमें आपको ये याद रखना है कि जो सांची और बरहुत की जो हमारे स्तूपास थे इनिशियली, ठीक है, वो हमारे बेसिकली प्लेन थे। ठीक है, द अर्ली स्तूपास एट सांची एंड बरहुत वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर बट जो उनके जो स्टोन रेलिंग्स थी, जो रेलिंग्स थी बेसिकली स्तूपास की, ये देख सकते हो बेसिकली ये रेलिंग कहलाता है जो साइड साइड में है। तो ये जो रेलिंग्स थी केवल ये जो है ये कार्व थी, जो कि वुडन फेंस वगैरह से बनाई गई थी, और ये बेसिकली इस पे बस थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह कर रखा था। इन सब के अलावा जो अमरावती और शाहजी धेरा वाला जो स्तूपा है जो कि पेशावर के अंदर है, ये वाले जो इनके जो मोड थे ये बेसिकली अच्छे से कार्व्ड थे। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से हमारे स्तूपा बहुत अच्छे से कार्व्ड थे और कौन से हमारे स्तूपा प्लेन थे। तो सांची और बरहुत जो थे वो हमारे प्लेन थे, बस उनकी जो रेलिंग्स थी वो अपने कार्व्ड थी, और जो हमारे अमरावती और शाहजी धेरा के स्तूपास थे वो हमारे अच्छे से कार्व्ड थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस वाले पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है। डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। ईच स्तूपा हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। As we have just seen, some of these are histories of how they were built, but there are histories of discoveries as well. Let us now turn to some of these. In 1796, a local Raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa Amravati. He decided to use stone and thought there might be some treasure buried in which seemed to be a hill.
Some years later, a British official named Colin Mackenzie visited the site. Although he found several pieces of the sculpture and made detailed drawing of them, these reports were never published. So basically इसमें अमरावती का जो स्तूपा है उसके बारे में बताया गया कि 1796 में एक लोकल राजा थे जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक टेम्पल बनवाता हूँ। तो टेम्पल बनवाते टाइम उन्होंने देखा कि वहां पे जो एक बहुत बड़ा पत्थरों का पहाड़ है, उन्हें लगा कि एक ये इसके नीचे कोई ट्रेजर होगा, बट एक्चुअली में वो जो अमरावती का स्तूपा है उसके रूइंस थे, बेसिकली वो टूटे फूटे जो पड़े हुए थे। तो कॉलिन मैकेंजी ने उस चीज को पॉइंट आउट किया और ही फाउंड दैट सेवरल पीसेस ऑफ स्कल्पचर्स एंड मेड द ड्राइंग्स ऑफ देम। तो इन्होंने जो स्कल्पचर्स के जो छोटे मोटे पीसेस थे वो सारे देखे, उन्हें ऑब्जर्व करे और उनके ड्राइंग्स वगैरह बनाई, पर वो जो रिपोर्ट्स थी वो कभी पब्लिश नहीं हो पाई। ठीक है, द रिपोर्ट्स वर नेवर पब्लिश। उसके बाद क्या हुआ, 1854 में वॉल्टर एलॉयड नाम के आदमी आए। तो वॉल्टर एलॉयड नाम के जो बंदे थे वो हमारे द कमिश्नर ऑफ गंतूर थे, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ये याद रखना है। सो इन 1854 वॉल्टर एलॉयड द कमिश्नर ऑफ गंतूर आंध्र प्रदेश विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक देम अवे टू मद्रास। अपने साथ मद्रास ले गए। they came to be called the एलॉयड मार्बल आफ्टर देम। तो फिर उसके बाद से ही, क्योंकि इनका सरनेम एलॉयड है, तो जो वहां से वो सारे सैंपल लेके चले गए मद्रास, तो वहां पे उन्हें उस सैंपल को बेसिकली ये एलॉयड मार्बल कहते थे। He also discovered the remains of Western Gateway and came to conclusion that the structure of Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupas ever built। तो फिर उन्होंने जब सब कुछ स्टडी करा तो उन्हें पता चला कि भाई ये जो पूरी की पूरी रूइंस थे ये और किसी के नहीं है, अमरावती का एक स्तूपा है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिकेंट बुद्धिस्ट स्तूपा अपने टाइम का था, उसका है। ठीक है, बाय द 1850s some of the slabs of Amravati had begun to take to different places। तो जो अमरावती का जो स्तूपा के जो स्लैब्स थे, कुछ मतलब स्लैब्स मतलब बड़े बड़े जो स्लैब्स हैं इस टाइप के, तो वो फिर अलग अलग जगहों पे उन्होंने भेजे। जैसे यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में भेजी इन लोगों ने, टू इंडियन ऑफिस इन मद्रास एंड सम इवन टू लंदन। तो कुछ लंदन में भेजे, कुछ मद्रास भेजे। ठीक है, अलग अलग जगहों पे भेजे। It was not unusual to find these sculptures adorning the gardens of British administrator। In fact, any new official in the area continued to remove sculpture from the site on the grounds then earlier official had done the same। तो बेसिकली साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ये भी क्या करने लग गए कि जो ये स्तूपास थे इन्हें उखाड़ के अपने अपने जगहों पे लेके चले गए, जैसे अपने ब्रिटेन में लेके चले गए, और वहां पे जो इनके गार्डन्स थे और जो बड़ी बड़ी जगह थी वहां पे इन्हें डेकोरेट करके रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस करके इन्होंने, जबकि एज अ डेकोरेटिव आइटम इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया अपने वहां पे, अपने ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, तो ये सब करना स्टार्ट कर दिया सब लोगों ने। बट एक जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये चीज को पॉइंट आउट किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम एच कोल। ठीक है, तो एच कोल का क्या मानना था, ही रोट दैट it seems to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original work of ancient art। He believed that the museum should have plaster cast face smiles of sculptures wherein the original should remain where they have been found। Unfortunately, Cole did not succeed it। तो कोल का क्या मानना था कि भाई मेरे को ये मतलब बहुत ही ज्यादा खराब लगता है कि जो एक देश है उसकी संस्कृति तुम निकाल के ले जा रहे हो, अपने घर अपने वहां पे रख रहे हो, अपने घर में रख रहे हो, बेसिकली अपने देश में रख रहे हो, अपने म्यूजियम्स को डेकोरेट करने के लिए। ओरिजिनल वर्क को ले जाए बजाय आप जो प्लास्टर के जो स्कल्पचर्स है वो बना के भी ले जा सकते हो प्रोटोटाइप को। बट ये जो चीज थी कोल की, जो ये आर्गुमेंट था, ये किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये सक्सीड नहीं हो पाए लोगों को कन्विंस करने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818 3 of its 4 gateways were still standing। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अमरावती का तो हमने देख लिया कि अमरावती का तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ हमें पता नहीं चल पाया। ठीक है, लेकिन जो सांची था, सांची के हमारे साथ क्या हुआ, ये इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है सीएपीएफ एसी के पेपर में। When Sanchi was discovered in 1818, 3 of its 4 gateways were still standing। The fourth was lying on the spot where it had fallen and the mound was in good condition। Even so, it was suggested to that the gateway be taken to either to Paris or London। तो इस सांची के गेटवे को भी सजेस्ट किया गया कि भाई इसे पेरिस ले जाओ या फिर लंदन ले जाओ। But finally, a number of factors helped to keep Sanchi as it was, and so it stands। Whereas the Mahachaitanya at Amravati is now just an insignificant little mound, totally denuded to its former glory। तो सांची का जो स्कल्पचर है ये समहाउ बचा और आज ये इंडिया के अंदर है, तो ये अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। Stories in stone। You may have seen wandering storytellers carrying scrolls, charan charitra of cloth of paper or paper with pictures on them and pointing to the pictures as they tell the story। तो यहाँ पे आपको चरण चरित्र के बारे में याद रखना है कि चरण चरित्र के बेसिकली क्या होता है, एक
क्लॉथ होता है, फिर पेपर होता है जिसपे कई सारी पिक्चर्स होती हैं और वो पिक्चर एक बेसिकली एक स्टोरी डिपिक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो उसके बारे में बता रखा है, तो ये आपको याद रखना है। लुक एट फिगर 4.13, तो 4.13 हमारी फिगर कौन सी है देख लेते हैं, ये वाली फिगर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो at first sight, this sculpture seemed to depict a rural scene with thatched hut and trees. However, art historians who have carefully studied the sculpture at Sanchi identify it as a scene from the Vasantara Jataka. ठीक है, Vasantara Jataka. This is a story about a generous prince who gave away everything to a Brahmana and went to live in forest with his wife and children. As you can see, in this case, historians often try to understand the meaning of sculpture by comparing it with textual evidence. तो इसमें बेसिकली ये इस चीज का ही वर्णन कर रखा है कि कैसे एक राजा जो है वो अपना सारा कुछ त्याग करके एक ब्राह्मण को दान करके अपना जो लाइफ है वो जंगल में बिताना चले जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज को पूरा इस पिक्टोरल फॉर्म के अंदर इस पूरी स्टोरी को दर्शाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू acquire familiarity with hagiographies of Buddha in order to understand Buddha's sculpture. According to hagiographies, the Buddha attained enlightenment while meditating under the tree. Many early sculptures did not show the Buddha in human form. Instead, they showed his presence through symbols. तो जो पहले के स्कल्पचर्स थे उन्होंने बुद्धा को एक ह्यूमन फॉर्म में ना दिखा के सिंबल के थ्रू उन्होंने डिनोट करना स्टार्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम 14.14 की इमेज देखें, ठीक है, 14.14 देखें जो कि हमारी है यहाँ पे फार राइट यानी कि हमारी ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एम्प्टी सीट इन फिगर 14.14 वाज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। तो यहाँ पे पेड़ के नीचे जो एम्प्टी सीट है यहाँ पे, तो ये हमारी बुद्धा के मेडिटेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एक सिंबॉलिक फॉर्म में। वहीं साथ साथ हम बहुत अगर ये देखें इसके आगे पढ़ें तो क्या कर रखा है, एंड द स्तूपा इन 14.15, तो 14.15 हमारा मिडल राइट में यानी कि ये वाली चीज, ठीक है, ये वाला जो फिगर है इसमें क्या है बेसिकली हमारा द स्तूपा वाज मेंट टू रिप्रेजेंट दी महाप्राण निब्बा। तो ये जो स्तूपा है बेसिकली हमारे ये महाप्राण निब्बा को रिप्रेजेंट करता था। अनदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिंबल वाज द व्हील 14.16, यानी कि ये वाला जो फिगर है ये वाला, ठीक है। तो 14.16 ये हमारा व्हील, ये क्या डिपिक्ट करता था, हाँ, दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा डिराइव्ड एट सारनाथ। तो ये जो व्हील है हमारा ये फर्स्ट सर्मन जो सारनाथ में दिया था बुद्धा ने, उसको ये डिपिक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारा ये एम्प्टी सीट है ये हमारी किसको रिप्रेजेंट करता था, वाज मीन टू इंडिकेट दी मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। तो एम्प्टी सीट हमारी मेडिटेशन ऑफ बुद्धा को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद जो हमारा ये स्तूपा है, ये स्तूपा हमारे महाप्राण निब्बा को रिप्रेजेंट करता था, और जो व्हील है हमारा ये हमारे बुद्धा के फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है इस पैराग्राफ में, क्योंकि इसमें पूछ सकता है ये। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉपुलर ट्रेडिशंस। Other sculptures at Sanchi were perhaps not directly inspired by Buddhist ideas. These include beautiful women swinging from edge of the gateway holding onto a tree. Initially, scholars were a bit intrigued about this image, which seemed to have little to do with renunciation. However, after examining other literary traditions, they realized that it could be a representation of what is described in Sanskrit as शाला भंजिका, ठीक है, शाला भंजिका। तो ये इस स्कल्पचर की बात कर रहा है कि इसमें जो वुमेन है ये ऐसे मतलब इंक्लाइंड है, और इसका मतलब कोई भी लेना देना नहीं लग रहा एनलाइटमेंट से और जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उससे, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रखा है कि ये बेसिकली क्यों बनाया होगा। बट ये एग्जामिन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये एक संस्कृत टेक्स्ट जिसका नाम है शाला भाजिका, वहां से इसका एक लिटरल मीनिंग हो सकता है, जो कि क्या होगा हमारा, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ दिस वाज अ वुमन whose touch caused trees to flower and bear fruit. It is likely that this was regarded as auspicious symbol and integrated into the decoration of the stupa. तो इसे बेसिकली एक ऑस्पिशियस सिंबल के नाम पे इन्हें इसलिए ऑस्पिशियस सिंबल मान के अपना स्तूपा के ऊपर डेकोरेट किया होगा, ये इनका मानना है, ठीक है। द शाला भंजिका मोटिव सजेस्ट दैट many people who turn to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief practices and ideas. Some of the recurrent motifs in the sculpture of Sanchi were evidently derived from these traditions. There are other images as well. For instance, some of the finest depiction of animals found there. These animals include elephant, horse, money and cattle. अब ये जो एनिमल वाला जो डिपिक्शन है ना, इस पे आपको ध्यान देना है खास तौर से, क्योंकि एनिमल में पूछ लेता है कौन सा एनिमल नहीं है हमारा बुद्धिस्ट के उसमें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से हमारे, एक तो एलिफेंट है, हॉर्स है, मंकी और कैटल है हमारा। While Jatakas contain several animal stories that they are depicted at Sanchi, it is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw viewers. तो बेसिकली ये इसलिए बना होगा कि व्यूअर्स को अटेंशन को कैप्चर करे।
Also, animal were often used as a symbol of human attributes. Elephant, for example, were depicted to signify strength and wisdom. साथ ही साथ हम एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को भी एक तरह से सिंबलाइज करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एलिफेंट होता है हमारा, तो एलिफेंट को हम ताकत और विजडम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो उस चीज के बारे में इसने बताया गया है. उसके बाद इस पेंटिंग के बारे में आपको याद रखना है, ये जो पेंटिंग है हमारी, ये बेसिकली अजंता की पेंटिंग है, काफी ज्यादा पॉपुलर है. तो ये इस पेंटिंग के बारे में आपको क्या रखना है, दिस पेंटिंग एट द अजंता डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ द फ्रॉम द जटाकास. तो जो जटाकास लिखे गए थे हमारे, उसको ये डिपिक्ट करती है पेंटिंग्स. तो ये आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है, कि क्या डिपिक्ट करती हैं. साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना कि ये जो पेंटिंग्स है हमारी, ये 3 डायमेंशनल क्वालिटी एक तरह से देती है हमें. और ये क्यों देती है, आर्टिस्ट यूज द टेक्निक ऑफ शेडिंग टू गिव इट अ 3D क्वालिटी. तो शेडिंग की मदद से जो है, ये आप अगर रियल में देखो तो आपको लगेगा कि ये 3D में है, ठीक है. तो ये इसके अंदर क्वालिटी है इस पेंटिंग के अंदर, तो आपको ये याद रखना है. अच्छा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है. Another motive is that of a woman surrounded by lotus and elephant, which seems to be sprinkling water on her as if she is performing an abhishek or consecration. While some historians identify the figure as Maya, that is the mother of the Buddha. यहाँ पे इस वाले जो इमेज है इसके बारे में बात करनी जा रही है, ठीक है. गला यहाँ पे देख सकते हो, कई सारे एलिफेंट है, 2 एलिफेंट है, एक वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं एक लेडी के ऊपर. इसके बारे में बात करी जा रही है कि कुछ कहते हैं कि ये माया है जो कि बुद्धा की मदर है, और कुछ कहते हैं कि ये गजा लक्ष्मी है, लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून. तो ये आपको पूछ सकता है गजा लक्ष्मी इज व्हाट, तो आपको लिखना है गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून हु इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट. इट इज आल्सो पॉसिबल that the devotees who saw these scriptures identified the figure as both Maya and गजा लक्ष्मी. तो जो डिवोटीज वहां पे आते होंगे प्रार्थना करने, तो वो उन्हें दोनों ही मान के पूजा करते होंगे कि माया भी हो सकती है, गजा लक्ष्मी भी हो सकती है. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिडर टू द सर्पेंट विच इज फाउंड ऑन द सेवरल पिलर. तो इसमें फिर ये सर्पेंट के बारे में बताया गया, ये सांची में देख सकते हो सर्पेंट, इसके बारे में बताया इसने. दिस मोटिव सीम्स टू बी derived from popular tradition which were not always recorded in text. Interestingly, one of the earliest modern art historian, James Ferguson, considered Sachi to be the center of tree and serpent worship. तो आपको ये नाम याद रखना है बेसिकली, जेम्स फर्गोसन. He considered Sachi to be the center of tree and serpent worship, ठीक है. और इन्होंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि बिकॉज ही वॉज नॉट फेमिलियर विद द बुद्धिस्ट लिटरेचर. अभी तो उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा नहीं था, ठीक है, इस वजह से उनकी ये मान्यता थी. उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. न्यू ट्रेडिशन, रिलीजियस ट्रेडिशंस. ओके, हाँ. By the first century CE, there are evidence of changing Buddhist ideas and practices. अब first century CE के बाद क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट आइडियाज थे ना, उसमें भी कई सारे चेंज आने लग गए. क्या आने लग गए अब देखते हैं. अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स had given the great importance to the self effort of achieving nibbana. ठीक है. Besides, the Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and nibbana through his own effort. तो भाई पहले की बुद्धिस्ट जो फिलोसफी थी उसमें क्या था कि पहले तो बुद्ध को वो एक इंसान ही मानते थे, ह्यूमन बीइंग ही मानते थे, ठीक है. और ये फिलोसफी थी कि भाई अपना ग्रेट मेडिटेशन करके, सेल्फ एफर्ट करके हम निभाना की प्राप्ति कर सकते हैं और एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में क्या हुआ, हाउएवर ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज. सेवियर का आइडिया मतलब आप समझ लो कि एक तरह से नायक, जो नायक की भूमिका होती है कि जो सेवियर ऑफ वर्ल्ड, उस टाइप की एक आइडियोलॉजी निकल के आनी स्टार्ट हो गई अपना फर्स्ट सेंचुरी सी के बाद में. और ये हर जगह देखने को मिलती है, हमारे हिंदुइज्म में भी देखने को मिलती है, बुद्धिज्म में भी देखने को मिलती है. So however, gradually the idea of a savior emerged. It was believed that he was the one who could ensure salvation. Simultaneously, the concept of bodhisattva also developed. अब ये bodhisattva वाला जो concept है बहुत ज़्यादा important है, पेपर में पूछा जाता है. Bodhisattva were perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their effort, but used this not to attain nibbana and thereby abandon the world, but to help others. The worship of images of the Buddha and Bodhisattva became an important part of this tradition. तो बोधिसत्व आइडियोलॉजी में क्या था बेसिकली कि हमारे जैसे प्रीवियस बुद्धा में तो क्या था कि आप बहुत ज्यादा पेनेंस करो और मेडिटेशन करो, ठीक है, और आप निभाना की प्राप्ति कर लो. इसमें क्या था कि आप अपने आप को मतलब ये सारी चीजें तो करो, लेकिन आप निभाना मत लो. जो निभाना बेसिकली एनलाइटमेंट है वो ना लेके, बल्कि आप रुको इसी धरती पे और जो बाकी सारे लोग हैं उनको राह दिखाओ सही, मतलब उनको भी मुक्त करो. ये इनका काम था बोधिसत्व का. यहाँ पे आप देख सकते हो, बोधिसत्व वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग हु एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट बट यूज दिस नॉट टू अटेन निबाना. ठीक है, निबाना नहीं अटेंड करते थे अपने जितनी भी उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का प्राप्ति करी, उससे वो निबाना नहीं अटेंड करते थे. एंड देयर बाय अबंडन द वर्ल्ड, और ना ही वो वर्ल्ड छोड़ते थे, बट टू हेल्प अदर्स, बट ये वो दूसरों को भी फिर सिखाते थे कि सही राह क्या है. और यहाँ पे क्या था कि एक इमेज वर्शिपिंग का भी एक ट्रेडिशन चल गया था. तो बुद्ध और बोधिसत्व की जो इमेजेस थी वो भी वर्शिप करने लग गई थी, ठीक है, बुद्धिज्म धर्म के अंदर. नाउ इसके आगे देखते क्या लिखा है. दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग वाज कॉल्ड एज महायाना, लिटरली द ग्रेट व्हीकल. यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि महायाना का क्या मतलब है, तो ग्रेट व्हीकल. ठीक है, महा का आपको पता ही है मतलब क्या होता है, महा मतलब ग्रेन,
और यान का मतलब भी क्या होता है हमारा, अगर संस्कृत में देखें तो यान का मतलब होता है व्हीकल, है ना। उसके बाद दोज हु अडॉप्टेड दीज बिलीव्स डिस्क्राइब द ओल्डर ट्रेडिशन एज हीनयाना और द लेसर व्हीकल। इसका मतलब जो पुरानी बुद्धिस्ट सोच थी, ठीक है, जो पुराना जो हमने यहाँ पे देखा था कि निभाना प्राप्त कर लो, ठीक है, ये सारी चीजें करके उसे हमने लेसर व्हीकल या फिर हीनायाना बोलना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। और जो नया वाला जो बुद्धिज्म था 100 सेंचुरी सी के बाद में जो आया था, ठीक है, वो उसको हमने ग्रेट व्हीकल यानी कि महायाना कहना स्टार्ट कर दिया। तो इस पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। हीनायाना और थेरावाड़ा supporters of Mahayana regarded other Buddhists as followers of Hinayana. However, followers of the older tradition describe themselves as Theravadins, that is those who followed the path of old respected teachers and the Theras. तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो महायान कैटेगरी के लोग थे, यानी कि जो ग्रेटर व्हीकल वाले फिलॉसफी को फॉलो करते थे महायान को, वो जो बाकी जो ओल्डर ट्रेडिशन था, ठीक है, उसे तो हीनयान बोलते थे, ठीक है, यानी कि वो लोग जो पुराना बुद्धिस्ट फिलॉसफी फॉलो करते थे निभाना वाले, उन लोगों को ये लोग हीनयान बोलते थे, महायान वाले लोग, ठीक है। बट जो पुराने लोग थे, however the followers of the older tradition describe themselves as थेरावादिन्स, ठीक है, थेरावादिन्स। लेकिन जो पुराने लोग थे जो अपनी पुरानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को मानते थे, वो खुद को थेरावादिन्स के नाम से डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। उसका मतलब क्या होता था, दोज हु फॉलोड द पाथ ऑफ ओल्ड एंड रिस्पेक्टेड टीचर एंड थेरास। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो पुराने लोग थे वो अपने आप को थेरावादिन्स मानते थे, बट जो नए लोग हैं वो उन लोगों को हीनायान बुलाते थे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अगले पेज में देखते हैं क्या लिखा है। द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, द नोशन ऑफ अ सेवियर वाज नॉट क्वाइट यूनिक टू बुद्धिज्म। तो जैसे मैंने बताया कि एक सेवियर का एक नोशन चलना स्टार्ट हो गया था हमारे इसमें हिस्ट्री में, कि मतलब कोई एक सेवियर होगा जो कि मतलब सबका उद्धार करेगा, उस टाइप की चीज। तो वो केवल बुद्धिज्म में ही नहीं, हमारे हिंदुइज्म में भी देखने को मिल गया। कैसे हो गया देखते हैं। We find similar ideas being developed in different ways within the tradition that we now consider part of Hinduism. This included Vaishnavism. अब यहाँ से भी कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने। वैष्णविज्म कौन होता है? A form of Hinduism within which Vishnu was worshipped as the principal deity. तो वैष्णवाइज और शिवाइट्स जो होते हैं, उसमें वही चीज बता रखी है इसने कि वैष्णवाइट्स या फिर वैष्णविज्म क्या होता है, जिसमें हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और शिवाइज्म या फिर शिवाइट्स क्या होते हैं हमारे, जिसमें हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। चीफ गॉड हमारे भगवान शिव होते हैं उसमें, शिवाइज्म में। तो यही इसमें बता रखा है। इन विच देयर वर ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ चोजन डाइटी इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वाज विजुअलाइज्ड एज अ लव, डिवोशन और ऑफ भक्ति। तो बेसिकली वही जो हम आज तक फॉलो करते हैं, वही चीज इसमें बता रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बारह अवतार के बारे में बताया गया है, या फिर बोर अवतार ऑफ विष्णु रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस, जो कि हमारा अथोल कर्नाटका के अंदर ये पाया जाता है, पूरे का पूरे स्कल्पचर। तो इसके बारे में बताया गया है। फिर इसमें ये बेसिकली यही बताया गया कि कैसे हमारी जो सेवियर वाली चीज थी, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करी थी, एक सेवियर वाली जो चीज आने लग गई थी कि मतलब एक नायक होगा, वो मतलब बचाएगा पूरी धरती को, वो वाली चीज हमारे यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि हम हमारे भगवान विष्णु 10 अवतार लेते हैं, ठीक है। और जो डिसऑर्डर होता है जितना भी इविल चीज होती है उसे मिटा के और एक नए धर्म की स्थापना करते हैं हमेशा, ठीक है, वो वाली चीज। और ऐसे फिर यहाँ पे शिव के बारे में बताया गया कि शिव जो है हमारे, वो एक लिंगा के रूप में पूजा जाते हैं, ठीक है। हालांकि लिंगा के साथ साथ वो ह्यूमन फॉर्म में भी पूजे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज कर देगा पेपर वाला कि शिव इज वर्शिप ओनली इन लिंगा फॉर्म, बट नो, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्दो ही वाज ओकेजनली रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म टू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे भगवान की मूर्तियां थी उसमें हम कई सारी चीजें देखते हैं, एट्रीब्यूट्स देखते हैं, जो कि सिंबल होते हैं अलग अलग चीजों के। जैसे ड्रेसेस देखते हैं, उनके ऑर्नामेंट्स देखते हैं, यानी कि जो गहने होते हैं वो देखते हैं, और अयोध्यास देखते हैं। अब इस अयोध्यास पे भी क्वेश्चन आ रखा है। तो अयोध्यास बेसिकली हमारे क्या होते हैं, अयोध्यास आर वेपन्स और ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट दैट द डीटीज होल्ड इन देयर हैंड। तो बेसिकली जो हाथ में पकड़ के हमारे देवी देवता, आपने फोटो देखी होगी भगवान विष्णु की किसी की भी, तो जो हाथ में उन्होंने तीर पकड़ रखा होता है, कमल का फूल पकड़ रखा है, ये सारी चीजें ना, ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट और ये सारे वेपन्स, तो वो अयोध्यास कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन में पेपर में पूछता है इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी हमारी ये कहानियां हैं भगवान विष्णु की अवतारों के बारे में और ये सारी चीजें, तो वो बेसिकली हमारा पुराण के अंदर कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया ब्राह्मणों ने, ठीक है। और कब हुआ, फर्स्ट मिलेनियम सी के अराउंड हुआ, ठीक है, मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी। तो जितने भी हमारे पुराण बने, तो इन पुराणों का बेसिकली क्या था, हमारे ये सिंपल संस्कृत वर्ड्स थे, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे, सिंपल, एंड वर मेंट टू बी रेड अलाउड टू एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रस, इवन द शूद्र हु डिड नॉट हैव दी एक्सेस टू वैदिक लर्निंग। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शूद्रों को अलाउड था कि नहीं था ये हमारा जो पुराण है वो पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आपको याद रखना है कि जो बेसिकली शूद्र थे उन्हें भी अलाउड था हमारा जो पुराण है वो पढ़ना। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, मेंशन कर रखा है कि जो शूद्र है उन्हें भी अलाउड था कि वो बेसिकली जो पुराण है उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वुमेन को भी अलाउड था, सबको अलाउड था बेसिकली, ठीक है।
उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या लिखा है, बिल्डिंग टेम्पल्स। अराउंड द टाइम दैट द स्तूपास एट साइट्स सच एज सांची वर एक्वायरिंग their present form, the first temple to house images of gods and goddess were also being built. The early temple was a small square room called गर्भगृह। अब इस पे भी कई बार क्वेश्चन आएगी गर्भगृह हमारा क्या है, तो इट इज अ स्मॉल स्क्वायर रूम विद अ सिंगल डोरवे फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है गर्भगृह की, आपको याद रखनी है कि गर्भगृह हमारा क्या है। ग्रेजुअली अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखारा, ठीक है, शिखारा, अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखारा वर बिल्ड over the center shrine. Temple walls were often decorated with sculptures. Later temples become far more elaborate with assembly halls, huge walls and gateways and arrangement for supplying water. तो इसमें बेसिकली यही बताया गया कि हमारे कैसे टेम्पल जो हैं वो छोटे से स्टार्ट होके कितने बड़े बड़े टेम्पल हमारे यहाँ बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसमें यही बताया है, ये देख सकते हो आप, ये जो टेम्पल है हमारा देवगढ़ उत्तर प्रदेश, इसके बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि गर्भगृह हमारा किस साइड है, तो हमारा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ये वाला जो टेम्पल है बेसिकली इसके बारे में ही था, तो इसका ये करेक्ट आंसर था, ये सीएपीएफएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये। उसका यहाँ पे देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ अर्ली टेम्पल वाज दैट सम ऑफ दीज वर हॉलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स एज आर्टिफिशियल केव्स। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वाज एन ओल्ड वन। सम ऑफ द अर्लीस्ट of these were constructed on the 3rd century BC in the orders of Ashok for the renouncers who belong to the Ajivika sect. तो अशोक के कहने पे ये कई सारे हमारे जो केव्स हैं वो बनाए गए, और किन लोगों के लिए बनाए गए थे, उन लोगों के लिए, उन सन्यासियों के लिए जो कि अजीविका सेक्ट के अंदर अपने रिलीजियस पाथ को फॉलो करते थे। उसका दिस ट्रेडिशन इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड कल्मिनेटेड मच लेटर इन 8th century in the carving out of the entire temple that the Kailash Nata, that in a name of Shiva. तो ये बेसिकली इसने कैलाश टेम्पल के बारे में बात करी गई है जो कि एलोरा के अंदर, ये आप देख सकते हो, इस पे कई बार डिस्कवरी वगैरह ने भी बहुत सारी चीजें दिखाई हैं कि एक जो बेसिकली ये टेम्पल है ये एक सिंगल मोनोलिथिक रॉक से कार्व करके बनाया गया है पूरा टेम्पल, तो ये इसकी खास बात है और बहुत ही फेमस टेम्पल है, ठीक है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया कि कैसे हमारा ये एलोरा की ये जो कैलाश टेम्पल ये इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। उसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं इस वाले पैराग्राफ के अंदर, तो इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया गया है कि जब स्टार्टिंग में जब हमारे यहाँ वो आए, क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स आए, तो जब ब्रिटिशर्स ने हमारे जो देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वो स्टार्टिंग में देख के बहुत ही ज्यादा उन्हें बहुत चक्का होगा, और इवन कई लोग डर भी गए मूर्तियों को देख के, उन फोटोज को देख के, उन स्कल्पचर्स को देख के, क्योंकि किसी में मतलब क्योंकि जैसे हमारे देवी देवताओं के कई सारे मल्टीपल आर्म्स हैं, ठीक है, मल्टीपल आर्म्स हैं, मल्टीपल हेड्स हैं कई लोगों के, ठीक है, तो इन सारी चीजों को देख के वो काफी ज्यादा डर गए। तो बेसिकली इन्होंने फिर क्या किया, फिर धीरे धीरे इन लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर इन लोगों ने कंपेयर किया, ब्रिटिशर्स ने कंपेयर किया हमारे कल्चर को ग्रीस के कल्चर से, ठीक है, यही लिख रखा है यहाँ पे, बाय कंपेयरिंग देम विद दिस कल्चर विद विच दे वर फेमिलियर दैट फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक। तो उन्होंने ग्रीस के ट्रेडिशन से कंपेयर किया, ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारे कल्चर को समझना स्टार्ट किया। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जो इन लोगों ने अपनाई थी अपने कल्चर को पढ़ने के लिए, हमारे कल्चर को पढ़ने के लिए बेसिकली। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे लास्ट में लिख रखा है, इन इफेक्ट दीज स्कॉलर्स अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी वी ऑल फ्रीक्वेंटली यूज, डिवाइसिंग यार्डस्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द फेमिलियर टू मेक सेंस ऑफ द अनफेमिलियर। अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली फेमिलियर टू अनफेमिलियर की तरफ ये लोग जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन लोगों के लिए जो ग्रीक कल्चर था वो काफी ज्यादा फेमिलियर था, क्योंकि उन लोगों ने पहले से उस चीज के बारे में पढ़ रखा था, तो उन लोगों ने ग्रीक कल्चर को कंपेयर किया हमारे इंडियन कल्चर से, जो कि उनके लिए अनफेमिलियर था, ठीक है। तो फेमिलियर टू अनफेमिलियर वो इस तरह से गए, तो यही उन लोगों ने बताया कि ये टेक्निक बेसिकली इन लोगों ने फॉलो करी ब्रिटिशर्स ने हमारे कल्चर को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा चैप्टर खत्म होने पे आया, बट ये जो पेंटिंग है, ये जो मतलब पूरा स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इसके बारे में यही बता रखा है कि क्लियरली फिगर 4.30 अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टोरी, बट विच स्टोरी इट इज। यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं है इन लोगों को कि कौन सी स्टोरी है ये। Art historians have searched through the Puranas to identify it and are sharply divided in opinions. Some feel that this depicts the descent of river Ganga from heaven. तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये बेसिकली एक जो हमारी गंगा माता आती है हेवन से, उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि ऊपर से गंगा माता आ रही है और नीचे गिर रही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे, कुछ लोग क्या सोचते हैं, on the other hand, other feels that it represents a story from the Mahabharata that Arjun is doing penance on the river bank in order to acquire arms. तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ये महाभारत का सीन है जहाँ पे जो अर्जुन है वो तपस्या कर रहे हैं ताकि उन्हें जो अपने अस्त्र शस्त्र हैं वो अचीव हो, मतलब भगवान उन्हें गिफ्ट करें, ठीक है। तो ये एक दो स्कूल ऑफ थॉट है जो सोचता है इसके बारे में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों,
और इसके बाद जो हमारी ये टाइमलाइंस है ये आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। इससे टाइमलाइन को इग्नोर मत करना क्योंकि हमेशा इस टाइमलाइन से पूछता है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसी के साथ अब हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसकी अगली वीडियो में हम इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। टिल देन मिलते हैं आपको नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।